इतिहास ही ये तय करता है कि हम कौन हैं और हम ऐसे क्यों हैं। डेविड मैकलो की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। आज की इस खास चर्चा में हम इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। अगर हमें आज की इस मॉडर्न दुनिया को समझना है ना, तो इतिहास के उस विशाल चेन रिएक्शन को देखना बहुत जरूरी है जिसने आज के हमारे समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की नींव रखी है। तो चलिए इतिहास की इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब इससे हम आधुनिकता का डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं। जरा सोचिए, मिडिल एजेस के उस अंधकार से लेकर आज के इस मॉडर्न युग तक का जो सफर है वो किसी लंबे पुल को पार करने जैसा है। और मजेदार बात यह है कि इतिहास में कोई भी घटना अकेले नहीं घटती। एक घटना होती है और वो किसी दूसरी घटना का कारण बन जाती है, बिल्कुल गिरते हुए डोमिनोज की तरह। बिना किसी विचारधारा या पक्षपात के आज हम सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इस पूरी कड़ी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के हमारे मेन टॉपिक्स क्या होंगे? हम 5 प्रमुख ऐतिहासिक पड़ावों पर बात करेंगे। आधुनिक युग की शुरुआत, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी गृह युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति और आखिर में औद्योगिक क्रांति। चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, आधुनिक युग की शुरुआत, जिसे हम एक नई सुबह भी कह सकते हैं। सदियों के ठहराव और एक बहुत लंबे डार्क एज के बाद इंसानियत ने फाइनली एक नई सुबह की तरफ कदम बढ़ाया। एक तरफ था मध्य युग यानी मिडिल एजेस का वो दौर जो सामंतवाद, धार्मिक कट्टरपंथ और पूरी तरह से वैचारिक ठहराव में जकड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ आया रेनेसांस यानी पुनर्जागरण, जिसने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कुछ ऐसा था जैसे सदियों की गहरी नींद के बाद इंसानियत अचानक से जाग उठी हो। रेनेसांस ने इंसान को उसकी अहमियत को केंद्र में रखा। धार्मिक मान्यताओं को आंख मूंद कर मानने की बजाय अब तर्क और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलने लगा। सच में ये इंसानियत के विकास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब देखिए, ये कोई रातों रात हुआ बदलाव तो था नहीं। कुछ खास घटनाओं ने इस आधुनिक दुनिया के डोमिनोज को गिराना शुरू किया। जैसे क्रूसेड्स यानी धर्म युद्धों की वजह से यूरोप का बाहरी दुनिया से पहली बार बड़ा संपर्क हुआ। फिर 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ, जिसने यूरोपियनों को नए समुद्री रास्ते खोजने पर मजबूर कर दिया। इसी का नतीजा था कि कोलंबस और वास्को द गामा जैसे खोजकर्ताओं ने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। इसके अलावा गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस ने तो जैसे ज्ञान की बाढ़ ला दी, वो आम लोगों तक पहुंच गया। और हाँ, मार्टिन लूथर के रेफॉर्मेशन आंदोलन ने सदियों पुरानी धार्मिक सत्ता को सीधे चुनौती दे दी। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, अमेरिकी क्रांति और स्वतंत्रता की वो गूंज जिसने दुनिया को हिला दिया। हुआ क्या कि जब इन नए मानवीय और स्वतंत्र विचारों ने अटलांटिक महासागर पार किया, तो वहां एक बिल्कुल नए तरह के शासन की मांग उठने लगी। और यहां से एक बहुत ही तेज चेन रिएक्शन शुरू हुआ। 1763 में 7 ईयर्स वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने अमेरिका की अपनी कॉलोनियों पर भारी टैक्स थोपने शुरू कर दिए। 1765 का स्टैम्प एक्ट इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। इसके भारी विरोध में 1773 में वो मशहूर बॉस्टन टी पार्टी वाली घटना हुई। और ये जो पूरा तनाव था ना, इसी ने अंततः 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी की घोषणा का रूप ले लिया। दुनिया का सबसे पहला आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य अब आकार ले रहा था। इस पूरी क्रांति के केंद्र में एक बहुत ही ताकतवर नारा था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं। ये महज एक स्लोगन नहीं था, ये हमें बताता है कि कैसे आर्थिक शोषण के खिलाफ उठी एक आवाज ने आधुनिक मानवाधिकारों और रिपब्लिकन यानी गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को जन्म दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा तीसरा पड़ाव है अमेरिकी गृह युद्ध, जो उस नए राष्ट्र की एकता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। देखिए, एक नया राष्ट्र बना लेना ही काफी नहीं होता, उसे एकजुट रखना उससे भी कई बड़ी चुनौती है। और अमेरिका के लिए ये आधुनिक एकता और मानवाधिकारों की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुई। वहाँ के जो उत्तरी राज्य थे वो औद्योगिकृत हो चुके थे, वहाँ मुक्त श्रम था और वो लोग गुलामी प्रथा के सख्त खिलाफ थे। पर इसके बिल्कुल विपरीत दक्षिणी राज्यों की पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी थी। खासकर कपास और तंबाकू उगाने के लिए वो पूरी तरह से गुलामों पर निर्भर थे। ये एक ऐसा गहरा आर्थिक और वैचारिक बंटवारा था जिसे बातचीत या शांति से सुलझाना अब लगभग असंभव हो चुका था। ये तनाव राजनीतिक गलियारों से होता हुआ सीधे युद्ध के मैदान तक जा पहुंचा। 1854 के कैंसस नेब्रास्का एक्ट ने इस गुलामी के मुद्दे पर तनाव को एकदम चरम पर पहुंचा दिया। फिर 1860 में जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति चुने गए तो गुलामी खत्म होने के डर से 7 दक्षिणी राज्यों ने खुद को अलग कर लिया और अपनी खुद की एक कन्फेडरेसी बना ली।
लेकिन इस पूरी कहानी का असली टर्निंग पॉइंट था 1863 का इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। लिंकन की इस ऐतिहासिक घोषणा ने न केवल गुलामों को आज़ाद किया, बल्कि इस युद्ध को देखने के वैश्विक नज़रिए को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 6,20,000 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन अमेरिकियों की जान की कीमत है जो इस भयंकर गृह युद्ध में गई। एक अविभाज्य राष्ट्र को मजबूत करने और गुलामी जैसी क्रूर प्रथा को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने की ये एक बहुत ही चौंका देने वाली भारी इंसानी कीमत थी। चलिए अब यहाँ से वापस यूरोप की तरफ चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। अमेरिका के इस स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप में एक हिंसक उथल-पुथल को कैसे प्रेरित कर दिया? इस सवाल का जवाब हमें फ्रांस की तरफ ले जाता है, जहां अगला विशाल डोमिनो गिरने वाला था। तो ये है हमारा चौथा पड़ाव, फ्रांसीसी क्रांति और सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था का पतन। फ्रांस में सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था का वो हिंसक और अचानक पतन हुआ जिसने पूरे के पूरे यूरोप की नींव हिला दी। इस स्लाइड को देखिए, ये व्यवस्था कितनी भयंकर असमानता पर टिकी थी। जो पहले दो वर्ग थे, यानी पादरी और कुलीन वर्ग, वो सारी सुख सुविधाओं का मजे से आनंद ले रहे थे। और मजे की बात देखिए, उन्हें कोई टैक्स भी नहीं देना होता था। सारा का सारा आर्थिक बोझ तीसरे वर्ग पर था, यानी आम जनता और किसानों पर। भीषण गरीबी, अकाल और कोई बुनियादी अधिकार नहीं। ये सब देखकर ही समझ आ जाता है कि आम जनता ने आखिर राजा लुईस 16वें के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह क्यों किया। ये क्रांति सच में जंगल की आग की तरह फैली। शुरुआत हुई राजनीतिक अधिकारों की मांग और टेनिस कोर्ट ओथ से। फिर 1789 में बैस्टील की किले पर जो हमला हुआ, उसने इस पूरे आंदोलन को एक हिंसक रूप दे दिया। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन आया, जिसने पहली बार खुलकर समानता की बात की। लेकिन चीजें बहुत जल्द बेकाबू हो गईं। जैकोबिन्स के नेतृत्व में रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का राज शुरू हुआ, जहां गिलोटिन के जरिए हजारों लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी भारी उथल-पुथल ने अंततः नेपोलियन बोनापार्ट के सत्ता में आने का रास्ता साफ कर दिया। अब आते हैं अपने पांचवें और अंतिम डोमिनो पर, औद्योगिक क्रांति, जिसने उत्पादन की एक बिल्कुल नई दुनिया खड़ी कर दी। दुनिया का राजनीतिक नक्शा तो बदल चुका था, लेकिन एक सबसे बड़ा असली बदलाव आना अभी बाकी था। ये एक ऐसा दौर था जिसने एक विशाल तकनीकी बदलाव के जरिए हमारे जीने के तरीके को जड़ से बदल दिया। पहले जो काम घरों में हाथों से होता था, अब उसकी जगह कोयले और भाप से चलने वाली विशाल मशीनों ने ले ली थी। उत्पादन का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। इसने इंसानी मेहनत और इकोनॉमी की पूरी परिभाषा ही पलट कर रख दी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, ये क्रांति आखिर ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुई? दरअसल इसके पीछे कई सारी चीज़ों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एक सुरक्षित द्वीप होने की वजह से उनके पास बेहतरीन बंदरगाह थे, वहाँ कोयला और लोहा प्रचुर मात्रा में मौजूद था। खेती में आए नए सुधारों ने एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार कर दिया था। फिर जेम्स वॉट के स्टीम इंजन जैसी शानदार वैज्ञानिक खोजें हुई, और इन सबसे बढ़कर ब्रिटेन का लिबरल राजनीतिक सिस्टम, जिसने पूंजीपतियों को और बिजनेस को फलने फूलने की पूरी आज़ादी दी। इन सब कारणों ने ब्रिटेन को निस्संदेह इस युग का जन्मस्थान बना दिया। और इसके वैश्विक प्रभाव वो सचमुच अविश्वसनीय थे। पूंजीवाद का तेजी से उदय हुआ, शहरों में बेतहाशा आबादी बढ़ने लगी, एक बिल्कुल नए मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के अधिकारों के लिए लेबर यूनियंस बनने लगीं। इसी बढ़ती आर्थिक विषमता के बीच से समाजवाद भी निकल कर आया। साथ ही कच्चे माल की भूख ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की एक अंधी दौड़ शुरू कर दी। आज हम अपने दैनिक जीवन में जिस ढांचे, संपत्ति और विभाजनों को देखते हैं ना, वो सब इन्हीं सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की देन है। इतिहास की हमारी ये पूरी यात्रा हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ी कर देती है। क्या आधुनिक मानवाधिकारों और एकता को हासिल करने के लिए खूनी संघर्ष और इतनी भारी उथल-पुथल ही एकमात्र रास्ता था? आधुनिकता की जो ये भारी कीमत चुकाई गई है, वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। पर एक बात तय है, इस ऐतिहासिक चेन रिएक्शन को समझे बिना हम आज की दुनिया को बिल्कुल नहीं समझ सकते। इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।